इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। हांगकांग के बारे में आज हमारी चर्चा होगी क्योंकि हांगकांग काफ़ी चर्चा में है हाल के दिनों में। और वहाँ पे हम बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। चीन के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पे भी इसका नाम बहुत ज़्यादा उठ रहा है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें। तो शुरू करते हैं हांगकांग के बारे में। तो चीन के इतिहास को अगर देखेंगे तो 17वीं शताब्दी तक लगभग वहाँ पे राजतंत्र का शासन रहा। 17वीं क्या, लगभग ये 20वीं शताब्दी तक राजतंत्रात्मक शासन ही रहा है। वहाँ पे कई राजवंश आए और चीन पे शासन किया। एक राजवंश का उदय होता, उसका पतन होता, फिर नए राजवंश का उदय होता। तो इस तरीके से चीन का शासन चलता रहा। अब चीन को अगर आप देखेंगे तो इसका जो कोर एरिया है ये वाला एरिया है, अर्थात इधर से यांगजी क्यांग नदी बहती है और इधर हुआंगहो नदी बहती है। तो दोनों के बीच का डेल्टाई क्षेत्र, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये इसका कोर रीजन क्षेत्र है। और यहाँ पे जो प्रमुख जो आबादी निवास करती है, प्रजाति है, वो है हान। तो हान अधिकतर इसी एरिया में रहते हैं। और ये एरिया जो है अर्थात तिब्बत का एरिया, ये मंचूरिया का एरिया, ये मंगोलिया से सटा हुआ इलाका, ये पूरी तरीके से चीन में नियंत्रण के में कभी नहीं रहा। जब मजबूत शासन होता, मजबूत राजा होते तो वो इनके नियंत्रण में होता था, परंतु जब कमजोर शासन होता था तो ये उनके नियंत्रण से बाहर चला जाता था। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते वहां पे एक चीन राजवंश का उदय होता है और यह काफी शक्तिशाली राजवंश थी। इसके समय में बहुत सारी प्रगति चीन में देखी गई। अब उसी समय में यूरोपियन लोग एशिया के साथ में व्यापार करना चाहते थे। भारत में इंग्लैंड ने अपना प्रभाव जमा लिया था और लगभग इन्होंने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था और व्यापार करना शुरू किया था। अब इसी तरीके से अन्य भी यूरोपीय शक्तियां थी, वो भी अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना चाहती थी, जिसमें से कि चीन एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता था। क्योंकि चीन की जो वस्तुएं थी, चाय पत्ती, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, इन वस्तुओं की काफी ज्यादा मांग थी, खास करके यूरोप में। अब चीन का जो समाज है वो कैसा समाज है, तो एक बंद समाज है। बंद समाज उसे कहते हैं जहां से कि सूचना बाहर बहुत कम निकल कर आती है। तो चीन हमेशा से ऐसा ही रहा है, आज के समय में भी ऐसा ही है कि चीनी समाज में क्या हो रहा है, वहां पे किस तरीके की गतिविधियां चल रही है, आर्थिक गतिविधि क्या हो रही है, वैज्ञानिक खोज कैसे हो रहे हैं, उन सब चीजों का कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे कि आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चीनी जो समाज है वहां पे गन पाउडर और पेपर का आविष्कार चीन में ही हुआ और इसका सबसे ज्यादा जो लाभ उठाया वो यूरोपियनों ने उठाया। परंतु चीन बाहर के देशों के साथ में खुले रूप से व्यापार नहीं करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक पर्ल नदी है चीन में, यहाँ पे एक शहर है ग्वांगझोउ। यूरोपियन लोग इसे कैंटोन के नाम से जानते हैं, और ग्वांगझोउ इसे ग्वांगझोउ के नाम से ये चीनी में जाना जाता है। तो यहाँ पे एक विदेशी व्यापार की होता था, अर्थात यहाँ पे विदेशी आ सकते हैं और वो व्यापार कर सकते हैं। पूरे चीन में व्यापार नहीं होता था। तो 1757 से लेके 1847 तक यही स्थिति रही। और यहाँ पे जो व्यापार होता था उसमें एक कोहांग प्रजाति है, स्थानीय लोग हैं जिन्हें कोहांग कहा जाता था। तो वो एक ट्रेडर का काम करते थे और मुख्य रूप से व्यापार यही लोग करते थे, कोहांग लोग ही करते थे। अर्थात चीन से सामान जो बाहर भेजना होता था वो पहले कोहांग लोग खरीदते थे और बाहरी लोगों को कोहांग लोग बेचते थे। इसी तरीके से बाहर से जो सामान आते थे वो कोहांग उसे खरीदते और चीन
चीन के अंदर उसको बेचते थे। तो इसका वो बहुत ज्यादा फायदा भी उठाते थे, परंतु व्यापार की यही व्यवस्था चल रही थी। तो यूरोपियन लोगों ने भी इसी तरीके से व्यापार वहां पे करना शुरू किया, खास करके इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड जो वहां पे व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहता है, परंतु उसके लिए उसे परमिशन नहीं दी जाती है। 1792 ईस्वी में किंग जॉर्ज तृतीय ने एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल चीनी राजदरबार में भेजा। चीनी राजदरबार और काफी सारा गिफ्ट भी भेजा उन्होंने चीनी राजा के लिए, परंतु उनका जो है सो एरोगेंसी देखिए, उनका घमंड देखिए। उनका क्या कहना था कि आप हमें क्या दे सकते हैं, आपके पास देने के लिए है ही क्या। हम जो है, हमारा राज्य और साम्राज्य है वो स्वर्ग का साम्राज्य है और हमारे पास सब कुछ है, तो हम आपके साथ व्यापार क्यों करें। तो इस तरीके का उनमें घमंड था। तो उन्होंने खुले व्यापार की इजाजत पूरे साम्राज्य में नहीं दी, वही व्यवस्था रखी, अर्थात जो कैंटोन के माध्यम से जो व्यापार हो रहा था उसी तरीके से व्यापार जारी रखा गया। पूरे साम्राज्य में व्यापार की इजाजत नहीं दी गई। अब यहाँ पे जो व्यापार होता था चीन के साथ में, तो उसकी भी एक शर्त थी कि वो जो मुद्रा प्रणाली होती है, विनिमय प्रणाली होती है, वो सिर्फ चांदी के रूप में ही लिया जाता था, चांदी अर्थात सिल्वर के रूप में। तो इससे क्या होने लगा कि यूरोप के देश, खास करके इंग्लैंड के खजाने में काफी ज्यादा बोझ पड़ा। बोझ क्यों पड़ा? क्योंकि चांदी में उन्हें भुगतान करना पड़ता था, तो उससे वहां के खजाने खाली होने लगे। और जो यूरोप में चाय पत्ती और उनके रेशम वस्त्र काफी ज्यादा डिमांड था उनको इंग्लैंड में, तो खजाने पे वो बहुत ज्यादा बोझ पड़ने लगा। तो इसका तरीका इन्होंने क्या निकाला, अर्थात ब्रिटिश लोगों ने, कि इन्होंने एक इलीगल रास्ता अपनाया। वो रास्ता क्या था कि चीन के लोगों में एक अफीम की आदत डाली, नशे की आदत डाली, और वो अफीम भारत में उपजाई जाती थी और बर्मा में, और यहाँ पे जोर जबरदस्ती से भी अफीम की खेती करवाई जाती थी भारत और बर्मा में। क्योंकि तब ये बात कब की हो रही है? 1757 के बाद की बात है ये, और 1792 लगभग 1800 ईस्वी की बात हो रही है। तो उस समय तक अंग्रेजों ने भारत को लगभग कैप्चर कर लिया था। तो वो जोर जबरदस्ती से अफीम की खेती करवाई जाती थी भारत में और बर्मा में, और उस अफीम को बेची जाती थी जाके यहाँ पे कैंटून के माध्यम से। कैंटून जो शहर है, यहाँ जाके बेची जाती थी, और वो कोहांग लोगों के मार्फत से बेची जाती थी। और ये व्यापार जो होता था इलीगल होता था, अर्थात कोहांग लोगों को उन्होंने सेट कर रखा था ब्रिटिश लोगों ने कि आप हमारा नाम लेके अफीम को नहीं बेचेंगे, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। तो ये एक इलीगल व्यापार होता है, और चीनियों की जबरदस्त एक लत लगवा दी अफीम की, नशे की। जैसे हाल के वर्षों में हमारे पंजाब राज्य में यह समस्या देखी गई है कि वहां के युवाओं में ड्रग्स की आदत लगी है। तो वैसी ही उस समय स्थिति थी। पंजाब के बारे में एक फिल्म भी बनी, उड़ता पंजाब, तो वही स्थिति वहां पे भी थी। अब वहां के राजा ने भी इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रोकने की कोशिश किसी तरीके से सफल नहीं हो पा रही थी। जैसे हमारे देश में भी गुटखा या अन्य नशीले पदार्थों पे रोक लगाए जाते हैं, परंतु आप देखेंगे कि गुटखा और अन्य चीजें जो है सो पान की दुकानों में या अन्य जगहों पे खुले रूप से बेची जाती है। तो वही स्थिति वहां पे भी थी। तो अफीम का व्यापार इस तरीके से करने लगे, और अब अंग्रेज लोग क्या करने लगे कि अफीम जो बेचते थे उसके बदले में ये चीनियों से सिल्वर लेने लगे, अर्थात चांदी लेने लगे, और उस चांदी से इन्होंने रेशम और चायपत्ती और अन्य चीजें, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन या अन्य भी चीनी सामान, वो खरीदते और वो यूरोप के बाजार में जाकर बेच देते। तो इससे इंग्लैंड को व्यापार में काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि यहां से वो अफीम उपजा रहे हैं, उससे सिल्वर ले रहे हैं चीनियों से, उस सिल्वर से जो है सो चीनी सामान लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो
अब चीनियों पे उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बड़ी आबादी एक नशे के चंगुल में फंस चुकी है। तो इससे निजात पाने के लिए वहां के राजा ने आज्ञा दी कि जो भी अफीम के कारोबार है या जो भी गोदाम है उसको नष्ट किया जाए। उसके बाद वहां की पुलिस और सेना कैंटोन में आती है और पूरे जितने भी अफीम के गोदाम है या जहां कहीं भी उन्हें अफीम मिलता है वो आग लगा दी जाती है, नष्ट कर दिया जाता है। ये घटना 1839 की है और इसे ही अफीम युद्ध कहा जाता है और यह 1842 तक चली यह अफीम युद्ध। अब इंग्लैंड को तो इस अफीम व्यापार से काफी ज्यादा फायदा हो रहा था, तो इस व्यापार को बचाने के लिए इंग्लैंड ने अपनी नेवी को चीन में भेजा लड़ाई करने के लिए और यह काफी शक्तिशाली नेवी थी इंग्लैंड की। उस समय तक यूरोपियनों ने नेवी का काफी ज्यादा विकास किया था, उसमें से इंग्लैंड की नेवी बहुत ही उन्नत थी। तो इन्होंने चीन को हरा दिया और हरा के ये जो तटवर्ती इलाके हैं यहां से शुरू होकर लगभग ये संघाई तक जाता है, यह तटवर्ती इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसके बाद 1842 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे नैनकिन की संधि कहा जाता है। इस नैनकिन की संधि में बहुत सारी शर्तें थी। युद्ध का हर्जाना लिया जाता है चीनियों से। जो चीनी अधिकारी थे जिन्होंने अफीम पर कार्रवाई की थी उनको मृत्यु दंड की सजा दिलवाई जाती थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हांगकांग एक छोटा सा द्वीप होता है, इस द्वीप को इंग्लैंड को दे दिया जाता है। अब इसके अतिरिक्त और भी 5 जो तटीय शहर है वो भी व्यापार के लिए खोल दिए जाते हैं। पहले तो पूरी चीनी साम्राज्य में व्यापार होता नहीं था, विदेशी व्यापार। अब जो है सो अन्य क्षेत्र भी 5 बंदरगाह खोल दिए जाते हैं व्यापार के लिए। तो पहले क्या होता था कि अफीम का एक इलीगल व्यापार होता था। अब यहाँ के बाद से क्या हुआ कि अब लीगली जो है अफीम का व्यापार होने लगा। अब वहां के राजा रोकना तो चाहते थे, पहले भी कोशिश की थी, परंतु वो रोक नहीं पा रहे थे। परंतु वो अजीज आकर अंततः 1856 ईस्वी में जो वहां के स्टीमर थे, नाव थे, उसमें अफीम लदी हुई थी, उसको फिर से रोक लिया गया। अब रोक लेने के बाद से फिर एक युद्ध शुरू हो जाती है जिसे द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह अफीम युद्ध 1856 में शुरू होती है, 4 सालों तक चलती है। इस अफीम युद्ध में फिर से इंग्लैंड की जीत होती है और इसमें फ्रांस का भी साथ मिलता है इंग्लैंड को। और दोनों की सेनाएं चीनी राजा के राज दरबार तक पहुंच जाती है और वहां पे राज दरबार में भी आग लगा दिया जाता है। और ये बड़ी अप्रत्याशित घटना थी क्योंकि पिछले 2000 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा था कि कोई विदेशी आक्रमणकारी वहां के राजा के दरबार तक पहुंच जाए और राज दरबार में आग लगा दिया गया हो। और हांगकांग जब 1842 में जब इंग्लैंड को सुपुर्द किया गया तो यहाँ से माना जाता है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन शब्द का एक इस्तेमाल होता है चीन के लिए कि 100 वर्षों का जो काल रहा चीन के लिए 1842 से लेकर 1949 तक का, ये शर्म की सदी कहा जाता है। तो वो शर्म की सदी की जो शुरुआत है यहीं से शुरू होती है जब हांगकांग को पर इंग्लैंड का अधिकार हो जाता है। तो ये घटनाएं होती है। तो 1860 के बाद से फिर इनका व्यापार इंग्लैंड का सुचारू रूप से चलने लगता है क्योंकि वहां का शासन तंत्र कमजोर हो जाता है। हालांकि शासन तो चीनियों का ही रहता है परंतु व्यापार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यापार मुख्य रूप से विदेशी खासकर के यूरोपियन, जापानीज, रशियन, इन लोगों का ही अधिकार रहता है। यहाँ पे विरोध भी होते हैं, खास करके वहां पे ईसाई धर्म का काफी विरोध होता है क्योंकि वहां पे चीन में एक धर्मांतरण भी शुरू होता है। तो उन सब चीजों का विरोध होता है। तो ये विरोध धीरे धीरे मतलब छिटपुट रूप से ब्रिटिशर्स लोगों का विरोध शुरू हो जाता है। तो इस विरोध को देखते हुए 1898 में ब्रिटिशर्स ने निर्णय लिया
कि हम लड़ाई झगड़ा करके कितने दिनों तक व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने चीनी राजा को एक प्रस्ताव रखा कि हांगकांग को आप हमें लीज पे दे दीजिए। तो 1898 ईस्वी में हांगकांग 99 सालों के लिए इंग्लैंड को लीज पर दे दिया जाता है और यह 99 साल 1997 में पूरा होता है। अर्थात 1997 तक हांगकांग इंग्लैंड के ही नियंत्रण में रहेगा। अब 1997 जब नजदीक आने लगता है तो यहाँ पे एक करीब 15 साल पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो जाती है कि हांगकांग चीन को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाए। 1984 में ये चर्चा शुरू हो जाती है। अब उसमें जो फॉर्मूला निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि क्योंकि उस समय तक 150 सालों तक इंग्लैंड का जो नियंत्रण होता है तो हांगकांग पूरी तरीके से इंग्लैंड के रंग में रंग चुका होता है। वो लंदन ज्यादा दिखलाई पड़ता है, बीजिंग का अंश बहुत कम दिखलाई पड़ता है। अर्थात हांगकांग में क्या है तो खुला समाज है और ओपन सोसाइटी जिसको कहा जाता है, लोकतंत्र है, खुली प्रेस है, अपनी कानून व्यवस्था, अपनी पुलिस, अपनी बैंकिंग व्यवस्था, ये सारी चीजें उनकी होती है। और ये चीन की जो व्यवस्था होती है उससे बिल्कुल अलग है। चीन का बंद समाज है, वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, लोकतंत्र नहीं है, तो ये सारी चीजें अलग होती है। तो जब बातचीत होती है इंग्लैंड और चीन के बीच में तो यह तय किया जाता है कि हांगकांग को एक ऑटोनोमी दी जाएगी और हांगकांग जैसा है वैसा ही रहेगा अगले 50 सालों तक, और 50 साल के बाद चीन उसके पूरे नियंत्रण में आ जाएगा। इन 50 सालों में अर्थात 1997 से लेकर 2047 तक हांगकांग में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वही चलेगी। विदेशी व्यापार, सुरक्षा और रक्षा के संबंध में नीति और निर्णय लेने का अधिकार चीन को होगा। बाकी अन्य मामले जो हैं सो हांगकांग खुद डिसाइड करेगा, हांगकांग के लोग खुद निश्चित करेंगे। तो क्या एक ऑटोनोमी दे दी गई है, उसमें क्या है कि उनकी अपनी सरकार है, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी जाती है, वहां की अपनी मुद्रा है अर्थात करेंसी, अपना झंडा है, अपनी पुलिस है, कानून व्यवस्था खुद के द्वारा चलाई जाती है और जो नियम कानून है वो भी उनके अपने हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, व्यापार है, वाणिज्यिक दूतावास, अलग अलग देशों में वाणिज्यिक दूतावास वो खोल सकते हैं, अन्य दूतावास नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वाणिज्यिक दूतावास अलग होता है, ये वो भी फॉरेन दूतावास के अंतर्गत ही आता है, परंतु ये सिर्फ व्यापार तक के मामलों तक सीमित होता है, फॉरेन पॉलिसी से इसका कोई मतलब नहीं है। ओलंपिक में जो टीम होती है हांगकांग की अपनी टीम जाती है, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे अब समय आता जा रहा है, 1997 से लेकर अभी लगभग 25 साल आने को है और 25 साल रह गए हैं, तब यह चीन के अंतर्गत पूरी तरीके से चला जाएगा। तो अब वहां के लोगों में एक डर है क्योंकि चीन की जो व्यवस्था है और हांगकांग वासियों का जो खुलापन है, दोनों में भारी अंतर है, तो उसका एक डर है। और अब चीन के द्वारा भी कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो वहां के लोगों को अर्थात हांगकांग के लोगों को सशंकित करते हैं। तो इसी से संबंधित अन्य सारी घटनाएं भी हम जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। एक जो प्रमुख घटना हुई 1997 में, वो क्या हुआ कि जब हांगकांग जाने वाला था चीन के नियंत्रण में, तो वहां के व्यापारी लोग बहुत ज्यादा सशंकित थे। तो वैसे व्यापारी अगर सशंकित होकर उन्होंने अपने व्यापार को समेट लिया और समेट कर वो कहाँ गए, अधिकतर कंपनियां जो है सो गई यूएई अर्थात दुबई चली गई, और उसके बाद दुबई का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ। पिछले 25 सालों में दुबई का नक्शा ही लगभग बदल गया। दुबई जो पहले 25 साल पहले जो था, आज उससे काफी आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा हांगकांग से संबंधित इतिहास, और ये आपको आगे के वीडियो में
और भी ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ों को समझने के लिए जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करेंगे, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।